तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज़ एरर एंड मेजरमेंट। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह भी आएंगे, जो भी एरर्स के चीज़ हैं सारी चीज़ इसमें आएंगे। तो काफ़ी छोटा चैप्टर है ये, एक लेक्चर काफ़ी है इसके लिए और एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसका अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो समझ लो कि जेई में इससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा। चाहे इस तरीके से पूछ ले, चाहे क्वेश्चन में एप्लीकेशन लगा करके पूछ ले। और अगर इसका एप्लीकेशन अगर क्वेश्चन में आया तो समझ लो वो क्वेश्चन तुम बना ही नहीं पाओगे। अगर एरर नहीं आता है तुम्हें तो तुम क्वेश्चन बना ही नहीं पाओगे। और इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन में भी काफ़ी ज़्यादा होता है। जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन एरर से ही रिलेटेड होता है। तो खैर, इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और ये चैप्टर मान लो कि एक लेक्चर का है और इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो तुम सोच सकते हो इसका वेटेज कितना ज़्यादा हो गया। मतलब एक लेक्चर का टॉपिक है, जैसे कि हम लोग अगर कोई सा भी चैप्टर पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है ना, 4 5 6 लेक्चर्स लग जाते हैं, लेकिन उससे एक भी क्वेश्चन आने की संभावना अगर देखें तो बहुत ही कम है। तो उसके रेस्पेक्ट में तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तुम इस पर कम मेहनत करके एक नंबर तो ला ही सकते हो। अब अगर दिन खराब हुआ तुम्हारा लक खराब हुआ तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एरर एंड मेजरमेंट। तो ये चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले एरर देखेंगे, किस किस तरीके से एरर आ सकते हैं। दूसरा देखेंगे एरर्स के क्या क्या तरीके होते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे कि एरर्स को अब अवॉइड करना है तो एरर्स को अवॉइड करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। फिर हम लोग देखेंगे कि जब स्केल्स वगैरह से मेज़र करते हैं कोई भी वैल्यू को, तो उसमें एरर को मिनिमाइज करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें दो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, एक वर्नियर कैलिपर और एक आता है स्क्रू गेज। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। और फिर हम लोग लास्ट में जाकर के देखेंगे कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करके हम लोग किसी भी एक्सपेरिमेंट से बेसिकली एरर को किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट को जितनी बार रिपीट करेंगे उतना हमारा जो एरर है वो मिनिमाइज होगा। ठीक है, तो वो जब हम लोग पढ़ेंगे तब जाकर के वो सब चीज़ें समझ में आएगा। तो हम लोग बेसिक तरीके से समझते हैं, जब हम लोग किसी भी चीज़ को मेज़र करना चाहते हैं तो मेज़र करने के लिए जनरली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्केल का यूज़ करते हैं ना। कोई भी लेंथ अगर मेज़र करना हो तो स्केल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मान लो कि मैंने एक सेंटीमीटर स्केल लिया, सेंटीमीटर स्केल, और किसी भी चीज़ को मेज़र करना है, कोई भी रॉड है या फिर लेंथ है उसको मेज़र करने के लिए हमने एक सेंटीमीटर स्केल लिया। अगर तुम लोगों ने सेंटीमीटर स्केल देखा हो, जनरली तुम लोग स्केल देखते हो, सेंटीमीटर स्केल नहीं देखते हो। तो सेंटीमीटर स्केल तुम में सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर गिवन होते हैं। ये नीचे जो है मैं स्केल बना रहा हूँ, इस जगह पे 0, ये है 1, ये 2, और ये 3, और ये 4, और ये सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये है हमारा सेंटीमीटर स्केल। तो अगर इस सेंटीमीटर स्केल से हम लोग किसी भी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं तो ये जो चीज़ है इसका लेंथ हमें स्केल से मेज़रमेंट करने के बाद पता चलेगा। लेट से इसका जो लेंथ है वो 4.2 सेंटीमीटर इधर से आ रहा है, लेकिन तुम यहाँ से क्या मेज़र कर पाओगे, 4 सेंटीमीटर। या तो 4 या तो 5 या तो 3, इतना ही तुम्हें बताया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली 4.2 तुम्हें मिलेगा या 4 पॉइंट जो भी इसका लेंथ है वो मिलेगा, वो नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर और एक लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट का मतलब सबसे कम इस स्केल से कितना मेजरमेंट कर सकते हो, सबसे कम 1 सेंटीमीटर कर सकते हैं। सो इट विल बी काउंट एज द लीस्ट काउंट। सो लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्केल विल बी इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट अगर 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब मैं अगर किसी भी चीज़ को मेज़र करता हूँ तो उसमें मेरे गलती होने की जो संभावनाएं हैं वो 1 सेंटीमीटर से। ठीक है, तो जितना भी लीस्ट काउंट होगा वही समझ लो एरर हो सकता है। इस जो भी है क्या स्केल, स्केल नहीं है रॉड, इस रॉड में मैंने मेज़रमेंट करा तो मेज़रमेंट या तो मेरे को 4 सेंटीमीटर मिल सकता है या फिर 5 सेंटीमीटर मिल सकता है ना। एक्यूरेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन 1 सेंटीमीटर का एरर मुझे मिल सकता है।
तो हम लोग क्या बोलेंगे, लीस्ट काउंट क्या है, बेसिकली मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो मुझे मिल सकता है किसी भी स्केल से मेजर करने के कारण से। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, लीस्ट काउंट को और कम करना चाहते हैं। तो लीस्ट काउंट में इधर लिख देता हूँ, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी एंड इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर। ठीक है, तो अब मैं और ज़्यादा एक्यूरेट मेजर करना चाहता हूँ, है ना। हालांकि गलती तो हर एक स्केल में होती है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्यूरेट होना चाहता हूँ, तो हम लोग क्या लेंगे, एमएम स्केल। तो दूसरा हमने लिया एमएम स्केल, और एमएम स्केल लिया तो तुम लोगों ने जनरली एमएम स्केल यूज़ किया हुआ है। वो एक स्केल में ज़ीरो इस जगह पे होता है और छोटे छोटे लाइंस होते हैं, और ये 1 होता है, ये 2, इस तरीके से आते जाएंगे, 3 एंड 4, है ना। और मेरे पास ये एक रॉड है। अब इस रॉड का मैं लेंथ को लगभग लगभग कैलकुलेट कर पाऊंगा, मतलब देख पाऊंगा। अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, लेंथ को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल, और ये है एमएम स्केल। तो जब इसको मेजर करेंगे तो इसका लेंथ मुझे मिलेगा, और लेंथ कितना मिलेगा अब मैं 4 पॉइंट समथिंग में भी बातें कर सकता हूँ, 4.2 सेंटीमीटर। लेकिन क्या 4.2 सेंटीमीटर जो मैंने इस जगह से रीडिंग लिया है, क्या वो एक्यूरेट है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर तुम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर के देखोगे, यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक क्या, तुम अपने आँख से ही देख करके पता कर सकते हो। ये जो लास्ट वाला जो डंडी होगा, जो एंड पॉइंट्स एंड होगा, वो इस जगह पे आ रहा होगा, ऐसा, है ना। जब कभी भी हम लोग बहुत ही ज़्यादा गौर से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो ये बीच में आ जाता है, कभी कभी आसपास में भी आ जाता है, कभी कभी बीच में आ जाता है। तो इसका लीस्ट काउंट कितना हो गया, मतलब कितने एरर होने के चांसेस है, डेट इज 0.1 सेंटीमीटर। आया ना, बोलो। हाँ सर। है ना, तो इस स्केल का लीस्ट काउंट कितना हो गया, लीस्ट काउंट पॉइंट वन। ऑफ दिस स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 mm, आया ना। तो ये mm स्केल है, इसीलिए 1 mm का इसमें लीस्ट काउंट है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एरर है। तो एरर को लिखते किस तरीके से, मान लो कि तुमने इधर से मेजर करा 4.2 सेंटीमीटर, तो 4.2 सेंटीमीटर में 1 mm ज़्यादा भी हो सकता है, 1 mm कम भी हो सकता है, तो इसीलिए इसको +-1 लिख देते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में और तुमने यहाँ पे mm में लिखा, तो ऐसा गलत काम हम लोग नहीं करते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, 42 +-1 mm, इस तरीके से लिखते हैं, ताकि यूनिट हमारा सही रहे। तो ये लेंथ ऑफ द रॉड इस तरीके से लिखा जाएगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर। हाँ, तो ये हो गया। तो ये mm स्केल से हमने मेज़र करा, और mm स्केल ने हमें ये बता दिया। लेकिन हम लोग और प्रिसाइज मेज़र करना चाहते हैं, है ना, और ज़्यादा अच्छे तरीके से मेज़र करना चाहते हैं। तो इसके बाद फिर जो स्केल आता है, डेट इज़ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल, और वर्नियर स्केल जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है।
डायग्राम नहीं बना पा रहा हूँ इस जगह पे। इस जगह पे स्क्रूज वगैरह लगे होते हैं और यहाँ पे भी स्केल होता है ऐसे करके, और स्केल को मैच कराना होता है। तो तुम लोग के पास सीट वगैरह है क्या? हम्म। या हाँ। फिर नेट पे एक बार सर्च करो वर्नियर स्केल, डायग्राम तुम्हें दिखेगा। सर्च करो जल्दी। हाँ सर, देखा है। देखा है वर्नियर स्केल? हाँ, यूज किया है। यूज किया है। हाँ। तो वर्नियर स्केल हमारा कुछ इस टाइप का होता है, और ये भी स्केल जैसा होता है, बस अभी के लिए समझ लो, मैं फिगर वगैरह फिर दिखाता हूँ। तो इस वर्नियर स्केल में जो हम लोग एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, उसमें कहाँ तक कर सकते थे? हम लोग पहले 1 सेंटीमीटर पे आए, 1 सेंटीमीटर के बाद 1 mm पे आए, उसके बाद फिर आएंगे 0.1 mm पे। तो ये जो स्केल है, ये 0.1 mm तक काउंट कर सकता है। मतलब इसका लीस्ट काउंट कितना हो गया इस स्केल का? लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्केल इज इक्वल्स टू 0.1 mm। तो अब मेरा जो लेंथ होगा वो कहाँ तक जा सकता था? मैंने लिखा था 4.2 लास्ट टाइम पे, अब मैं 4.2 यहाँ पे 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 0 भी लिख सकता हूँ, है ना? इसका मतलब कि ये है, जब मैं कोई भी डिजिट लिखता हूँ एल इज इक्वल, अच्छा प्लस माइनस भी होगा इसमें, प्लस माइनस 0.1, लेकिन ये एम एम में और ये भी एम एम में होना चाहिए। तो एम एम में कितना लिख दूंगा? 42.1, है ना? तो ये एम एम में है, ये भी एम एम और ये भी एम एम। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ जब मैं ये 42.1 लिख रहा हूँ? इसका मतलब ये है कि मैं 2 के बारे में बिल्कुल कंफर्म हूँ कि ये सही है, इस 4 के बारे में भी बिल्कुल कंफर्म हूँ कि ये सही है, और इस 1 के बारे में भी बिल्कुल कंफर्म हूँ कि हाँ यहाँ तक तो सही है। ठीक है, तो ये जो 3 फिगर्स लिखे गए हैं ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, तो इसे हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। बराबर है क्या? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स का इंपॉर्टेंस हम लोग समझेंगे, आगे जा करके काम करेंगे, अभी बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे बात कर रहा था तो यहाँ पे सिर्फ 4 और 2, हमारा दो वैल्यूज ऐसे हैं जो कि सिग्निफिकेंट है, जिसका कोई मतलब है। अगर तुम इस तरफ यहाँ पे 0 लिख देते हो, 42 0, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है ना? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये तुमने मेजर नहीं करा है, क्योंकि स्केल तुम्हारा सिर्फ इतना तक ही मेजर कर सकता है, इतना एक्यूरेट मेजर कर सकता है। पॉइंट यहाँ पे देने के बाद 0 लिखने का फिर अलग मतलब बन जाता है। खैर वो हम लोग आगे जाके समझेंगे। तो ये हमारा वर्नियर स्केल हो गया। अब मैं कहाँ तक एक्यूरेटली काउंट कर पा रहा था? 0.1 mm तक एक्यूरेटली काउंट कर पा रहा था, लेकिन और मुझे अच्छे तरीके से चाहिए, तो हम लोग स्क्रू गेज का यूज करते हैं। स्क्रू गेज, स्क्रू गेज में क्या होता है कि कुछ इस टाइप का पहले तो वो होता है। तुम लोग तब तक इंटरनेट पे एक बार सर्च करो स्क्रू गेज और देखो। सर, इसमें 3 वायर सब डाल, मतलब तो उसका फाइन करते हैं ना? हाँ, स्क्रू गेज इस तरीके का होता है और इसको रोटेट हाँ, कराया जा सकता है, ये इस रोटेट तरीके करते हैं उसको। रोटेट कर सकते हैं ना। और यहाँ यस। पे स्केल्स होते हैं, एक तो रोटेशन वाले में स्केल लगा होता है और एक स्केल इस जगह पे लगा होता है। हम्म। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी देखेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। तो ये स्क्रू गेज ऐसा होता है कि तुम यहाँ पे बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट को रख दो, और ऑब्जेक्ट को रख करके फिर इसके लेंथ को मेज़र कर सकते हो।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लेंथ को मेज़र कर सकते हैं, और इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो कितना मेज़र कर सकते हैं, इसमें 10 से और डिवाइड कर लो। 0.1 के जगह पे अब क्या हो जाएगा, 0.01 mm। तो मैं इतना छोटा क्वांटिटी भी अब इसमें मेज़र कर सकता हूँ, जैसे कि रेडियस या फिर डायमीटर ऑफ द वायर। क्या वायर काफ़ी ज़्यादा थिन होता है, तो कोई भी ऐसा मटेरियल जो काफ़ी ज़्यादा मतलब छोटा है, बहुत बड़ा चीज़ का इसमें काउंट नहीं करते। जैसे अगर कोई भी आ, 1 मीटर का लेंथ है तो हम लोग स्क्रू गेज का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 मीटर के लेंथ में अगर तुम 1 सेंटीमीटर का एरर भी कर दो तो भी बहुत ही कम है, बहुत माइन्यूट सा है ना। मैंने क्या बोला, समझना मेरी बात को। अगर मैं 1 मीटर में अगर मैं 1 मीटर में 10 mm का एरर कर दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही छोटा एरर है। लेकिन अगर मैं 1 सेंटीमीटर मेज़र करना चाहता हूँ, 1 सेंटीमीटर का स्केल है, इसके लिए रॉड है, और उसमें मैं 10 mm का एरर कर दूँ, सो दिस एरर इज़ बहुत बड़ा, परसेंटेज एरर इज़ बहुत बड़ा, और इसमें परसेंटेज एरर देख लो कितना छोटा है। तो इसीलिए हम लोग कभी भी इसके लिए एक्यूरेट मेज़र करने की ज़रूरत नहीं समझते हैं। हमेशा डायमेंशन के हिसाब से, हमेशा जो भी लेंथ है उसके हिसाब से एरर को हम लोग काउंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमें चाहिए तो उस टाइप के मशीन्स वगैरह होते हैं, लेज़र टेक्निक्स वगैरह होते हैं, जिससे हम लोग एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं। तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, लीस्ट काउंट One, one, इज 0.01 mm। one. मतलब कि सबसे छोटा वैल्यू जो मैं इससे काउंट कर सकता हूँ, मेजर कर सकता हूँ, विच इज दिस 0.01 mm। तो अब मैं जो ऊपर वैल्यू लिखा था उसको कितना एक्यूरेटली लिख सकता हूँ, 42.1 तक ही लिख पाता था। अब मैं इसको 42.1 के बाद हो सकता है कि 3 आ रहा हो, है ना। इतना mm का मैं डिस्टेंस मेज़र कर सकता हूँ, और इसमें एरर जो होगा वो 0.01 mm तक हो सकता है। सो दिस विल बी द रीडिंग, या फिर रॉड का लेंथ इसके आसपास में हो सकता है। तो ये वैल्यू डालने का मतलब ये हो गया कि या तो तुम्हारा रॉड का जो लेंथ है वो 42.14 हो सकता है सबसे ज़्यादा, और या फिर 42.12 हो सकता है सबसे कम। लेकिन जो भी रॉड का लेंथ होगा इसी के बीच में होगा। इसका कहने का मतलब ये, मेरी बात समझ में आई क्या? तो ये चीज़ हो हाँ गया। सर। हाँ सर, यस। हाँ, तो एरर हमारा ये चीज़ है, ये है एरर जो डॉटेड लाइन से मैंने दिया ना, दिस इज एरर। ये स्केल का एरर है। और मुझे एक्यूरेट लेना है तो, और इससे ज़्यादा एक्यूरेट लेना होता है तो हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, जिसमें कि इससे भी ज़्यादा छोटे वैल्यूज़ को मेज़र कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में हम लोग इवन जब टिश्यू वगैरह को देखते हैं, तुम लोगों ने एक्सपेरिमेंट वगैरह किया होगा, ओनियन पील्स वगैरह निकालते हैं और उसको फिर निकाल करके देखते हैं, उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह आते हैं, है ना। हम्म। या इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में जाओगे तो हो सकता है, ब्रांच पे डिपेंड भी करेगा। जैसे मेटलर्जी का ब्रांच में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं मेटल्स वगैरह के, उसको दिखाए जाते हैं, और उस स्ट्रक्चर में अच्छे तरीके से दिखता है कि वो किस तरीके से ग्रेन्स वगैरह है, कितने डिस्टेंसेस वगैरह, ये चीज़। तो गूगल मैप तुम लोगों ने खोला ही होगा, उसमें देख नीचे यहाँ पे देखा होगा कि स्केल होता है ऐसा, और यहाँ पे लिखा होता है 1 किलोमीटर, हाँ सर, यस। हाँ। है ना। सेम वे में जब हम लोग माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं तो उसमें भी इतने से डायमेंशन का जो लेंथ होता है वो वहाँ पे मेंशन किया जाता है, गिवन होता है। तो माइक्रोस्कोप का भी जो लीस्ट काउंट होता है वो मैं बता रहा हूँ, लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोस्कोप इज इक्वल्स टू, इसको भी 10 से डिवाइड कर लो तो ये हो जाता है 0.001 mm। इतना छोटा क्वांटिटी में मेज़र कर सकता हूँ माइक्रोस्कोप के हेल्प से।
तो अगर मैं उसी डायमीटर के लेंथ को मेज़र करना चाहता हूँ, बेसिकली एक प्रोग्राम होता है, उसमें क्या आता है कि मान लो तुम्हारा फिगर आ गया इस टाइप का और डायमीटर लेना होता है, तो इस पॉइंट पे हम लोग कर्सर को लेके जाते हैं और इस जगह से खींचते हैं एक लाइन को, और अब टेंजेंट होना चाहिए ना, दोनों के परपेंडिकुलर जाना चाहिए ताकि ये डायमीटर बने। तो ये डायमीटर हमें मिलता है और यहाँ पे डायमीटर को हम लोग मेज़र करके बता सकते हैं। जैसे कि ऊपर वाले केस में अगर मुझे लेंथ देना होता तो अभी तक हम लोग कितना लेंथ को बता सकते थे, 42.13 तक जा पा रहे थे। अब हम लोग कितना जा पाएंगे, 42.13, और हो सकता था कि ये 5 या 6 आ रहा हो या 2 आ रहा, जो भी आ रहा हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक हाइपोथेटिकल नंबर। तो इस जगह तक मैं करेक्टली बता सकता हूँ, और इसमें भी एरर है, जितना कितना एरर है वो दिस मच। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूँगा, तो ये हो जाएगा हमारा रेटिंग। क्लियर है क्या? यस। हाँ सर। हाँ, तो ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ को मेज़र कर सकते हैं और कितने एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं उन सभी चीज़ों के हेल्प से। अब आते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर पे। सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं क्या होता है। सर वो ऊपर क्या ऐड किया है उसका लीस्ट काउंट ना? क्या बोल रहे हो? लीस्ट काउंट, हाँ। हाँ सर, हाँ सर, कर हम्म, लीजिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोगों ने देख लिया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर, एरर जो है वो लीस्ट काउंट के बराबर है। ये बात भी तुम लोग जान के रखो। लीस्ट काउंट का मतलब क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल एरर, या फिर मिनिमम जो लेंथ हम लोग मेज़र कर सकते हैं उस स्केल से, उसका मतलब ये होता है। क्लियर है क्या? अब सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जानते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? कोई भी लेंथ को अगर हम लोग मेज़र करना चाहते हैं तो हम लोगों ने इस स्केल का यूज़ किया, और स्केल का यूज़ करने के बाद फिर हमने ये बताया कि इसका लेंथ इतना है, ये 0 मान लो, स्केल यूज़ किया है मैंने, ये 1 है, ये 2 है, और ये इस तरीके से चल रहा है, और मेरे पास ये एक रॉड है या फिर कोई भी चीज़ है, तो वो इस जगह तक आ रहा है, इस जगह तक आ रहा है। तो मैं इसका वैल्यू कितना बताऊंगा, क्योंकि ये एक स्केल है, तो मैं इसका वैल्यू बताऊंगा 1, और 0.0 वगैरह दे सकता हूँ क्या? अगर थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूँ समझाने के लिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये 2 है, और इस जगह पे आ रहा है ये, तो ये इस जगह पे आया। तो इसको मैं कितना बोल सकता हूँ, 1 पॉइंट, क्योंकि ये स्केल है ना, तो 1.2 तक इसको लिख सकता हूँ, और इसमें एरर वगैरह आएंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जाएंगे, अगर मैं तुमने ये वैल्यू लिखा, ये डिजिट लिखा L, इसका मतलब कि तुम 1 और 2 के बारे में यहाँ जो वैल्यू लिखा है वो रेंडमली नहीं लिखा, उस स्केल से तुमने चेक करा और चेक करके फिर इसको यहाँ पे लिखा है, बराबर। तो इसमें जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, फिगर्स जिसका कोई सिग्निफिकेंस है, फिगर मतलब जो वैल्यूज हैं जो तुमने यहाँ पे लिखा है उसका कोई सिग्निफिकेंस है, तो वो सारे वैल्यू का काउंट कहलाता है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर दैट विल बी इक्वल्स टू 2। यहाँ पे जो 1 लिखा है और ये जो 2 लिखा है, उन दोनों का मतलब है वो ऐसे ही यूं एवे ही नहीं लिखा गया,
बराबर है क्या? तो इसमें कुछ रूल्स वगैरह बनाए गए हैं कि कब मैं इसको सिग्निफिकेंट फिगर बोलूँगा, कब मैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बोलूँगा। जैसे कि मैं बोल दूँ 1.20, तो क्या 0 को सिग्निफिकेंट फिगर बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? या फिर 0.20 लिखा है तो इसमें 0 को सिग्निफिकेंट फिगर बोल सकते हैं कि नहीं? जैसे 120 लिखा हुआ है तो क्या 0 को, तो इस तरीके के कुछ रूल्स बनाए गए हैं और उस रूल्स के द्वारा हम लोग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डिफाइन करते हैं। और सिग्निफिकेंट फिगर क्यों डिफाइन करना चाह रहे हैं? क्योंकि रीज़न ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये है कि तुमने उतने डिजिट तक कुछ तो एक्यूरेटली डेटा को कैलकुलेट किया है। और किसी भी चीज़ को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो डेटा कहाँ तक करेक्ट मिलेगा मुझे, जिसके बारे में मैं 100% बोल सकता हूँ कि ये चीज़ तक करेक्ट है, उसके बाद फिर इनकरेक्ट है। जैसे कि कोई भी दो डेटा को ऐड करा हम लोग 4.2 एंड 4.14124, इसको ऐड कर रहा है तो क्या बोल सकते हैं? देखो, अगर मैंने इसको लिखा है L1 को, इसका मतलब ये है कि दो डेटा के बारे में मैं हम लोग श्योर है, लेकिन इस डेटा और इस डेटा के बारे में नॉट श्योर। लेकिन जब L2 की बात करें तो L2 में तुम 1 2 3 4 4 डेटा के बारे में श्योर है, लेकिन जब ऐड करेंगे तो नॉट श्योर प्लस श्योर क्या दे देगा? नॉट श्योर। ये भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्या होना चाहिए बिल्कुल पता नहीं। लेकिन ये चीज़ हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 8 और 3 के बारे में श्योर है, लेकिन इसके बारे में श्योर नहीं है। ये क्या वैल्यूज सही है या गलत है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, श्योर नहीं। लेकिन इसके बारे में 100% श्योर है कि 8 और 3 बिल्कुल सही है। तो इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर की ज़रूरत पड़ती है और उसको हम लोग कुछ अलग तरीके से यूज़ करते हैं, उसके कुछ रूल्स वगैरह। ठीक है, वैल्यूज और डेटा इन आवर which are values and data which are significant for us are called significant figures. तो इसके बारे में अभी हम लोग जानते हैं। या फिर हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं, फिगर्स विच आर एब्सोल्युटली करेक्ट। जो कि बिल्कुल सही है डेटा, वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। अब इसमें देखो रूल्स वगैरह स्टार्ट करते हैं। रूल्स टू काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल नंबर 1, तो देखो रूल नंबर 1 ये बोलता है कि जितने भी वैल्यूज जो कि नॉन ज़ीरो हैं, जितने भी डिजिट्स नॉन ज़ीरो हैं, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मैं लिख देता हूँ कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि 4 है, 5 है, 6 है, अगर तुम 4.2 लिखते हो इसका मतलब ये है कि वो तुमने स्केल से रीडिंग लिया है ना। अगर 4.12 लिखते हो तो स्केल से रीडिंग लिया है। जैसे 1 2 3 भी लिखते हो तो भी तुमने स्केल से रीडिंग लिया है। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ 12.56, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 5। जैसे और एग्जांपल ले लें 1.42, कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर? 3। और एग्जांपल 1242, कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर? 3। बराबर है क्या? तो ये रूल नंबर 1, काफ़ी ज़्यादा आसान। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं सारे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं। रूल नंबर 2,
मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं ना, उसी को रूल बनाया गया, बेसिक सिंपल से चीज़ें। जैसे कि कोई भी ज़ीरो अगर दो डिजिट्स के बीच में आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट किया जाएगा। तो एनी ज़ीरो occurring between any zero occurring between two non-zero digits are significant, है ना। और ये सिग्निफिकेंट क्यों होगा? बेसिक सा रीज़न है। अगर किसी भी स्केल का लेंथ 104 सेंटीमीटर है तो ज़ीरो को तो तुम हटा नहीं सकते हो ना, तो बेसिक सा चीज़ है। तो अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ है 104, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ है 1.04 तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। और अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ है कि 1.203, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 4। और अगर लिखा हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 1 2 3 4 5, 5 हो जाएंगे। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि तुम्हारे अंदर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, लास्ट में एग्जाम्पल्स भी करेंगे। तो ये हो गया रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या है? तो जैसे कि मान लो हमारे पास लेंथ गिवन है, कोई भी लेंथ ले लेते हैं, जैसे कि दे दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2.5 सेंटीमीटर अगर लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है? इसमें 0.1 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी है। मतलब कि जो हमारा लेंथ हो सकता था वो या तो 2.4 हो सकता था या तो 2.6 हो सकता था, यही हो सकता था। तो इसमें हम लोग बोलेंगे 0.1 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी है। और अगर तुमसे बोला गया कि 2.50 सेंटीमीटर लिखा गया, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि तुम इस वाले में 2.5 तक ही श्योर थे, लेकिन इस वाले में 2.50 तक श्योर हो। इसका मतलब कि इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 सेंटीमीटर या फिर 0.1 mm, है ना। और 0.1 mm किस में होता था? याद करो, वर्नियर स्केल में। मतलब हाँ, मतलब कि ये तुमने स्केल से मेजर किया है और ये तुमने किससे मेजर करा है? वर्नियर से। वर्नियर स्केल से मेजर किया, और वर्नियर स्केल से मेजर करने में थोड़ी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। और अगर तुम स्क्रू गेज से मेजर करोगे तो ये 2.500 तक भी आ सकता है, और एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ गई 0.01 mm। इसका मतलब ये है कि ये जो फिगर्स तुमने लिखे हैं लास्ट वाले ज़ीरो, इसका मतलब है, तो एक सिंपल सा वे में बताया जा सकता है कि डेसिमल के बाद जितने भी ज़ीरो होंगे वो सभी सिग्निफिकेंट होंगे। समझ में आ रहा है क्या? अरे जैसे कोई रॉड है, जिस रॉड का लेंथ एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर है, एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर है, तो तुम दुनिया में कोई सा भी अच्छा स्केल ले लो, इसका आंसर तो 4.0000 ही आएगा, है कि नहीं? इसका मतलब ये क्या, ये ज़ीरो खराब है क्या? नहीं, ये ज़ीरो इस बात को डिनोट कर रहा है कि तुमने इतने तक गए और यहाँ तक एक्यूरेट मिला है। इसके आगे के बारे में नहीं बता सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो 3 4 5 यहाँ पे 1 आएगा या 0 आएगा, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ यहाँ तक मैं बता सकता हूँ। इसका मतलब ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़ीरो बेकार के हैं, सिग्निफिकेंट फिगर ज़ीरो नहीं है। मेरी बात समझ में आई क्या?
तो मैं यहाँ पे Yes, sir. नोट डाल करके लिख देता हूँ रूल नंबर 3 में कि all zero occurring after decimal places are significant. ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया अभी, एक एग्जांपल लेते हैं 4.20, कितने नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3। 3, जैसे एग्जांपल ले लो 4.020, कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 4, 4। मान लिया 4.00, कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 3. 3। एग्जैक्टली, तो ये हो गया हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। अब इस डेटा में ये जो मैंने 4.00 लिखा है, इस डेटा में जब हम लोग कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्जन कैसे हो सकता है? 4 सेंटीमीटर को मैं कन्वर्ट करूँ mm में, तो कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करने पे कितना लिखा जाएगा बोलो? 40 mm। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? बोलो, पहले वाले में कितना है? 1। दूसरे वाले में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 0. इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि अगर मैं 4.00 लिखा हूँ तो इस ज़ीरो का वैल्यू दो तुम। अगर तुम यूनिट में कन्वर्जन करते हो तो इस ज़ीरो का वैल्यू दो, भूल मत जाओ क्या ये ज़ीरो बेकार में लिखा है मैंने। इसका कहने का मतलब ये है। तो सिग्निफिकेंट फिगर का कंजर्वेशन तुम्हें करना पड़ेगा, जैसे मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं उसी तरीके से तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर का भी कंजर्वेशन करना पड़ेगा। तो नोट में डाल करके लिख लेते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स इज ऑलवेज कंजर्व्ड। सिग्निफिकेंट फिगर्स इज ऑलवेज कंजर्व्ड, चाहे तुम मतलब यूनिट। सर किसने हाँ, भी कन्वर्ट किया तो भी ना सेम। मतलब कि अगर तुमने यूनिट में चेंज किया तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। चेंज ऑफ यूनिट कैनॉट चेंज सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, लेट से कि तुम्हारे पास गिवन है 85 mm खाए तुमने, तो 85 mm को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 0.085 दिखेगा। बराबर है क्या? और तुम चाहो कैसे भी लिख सकते हो, नैनोमीटर में, किलोमीटर में, कैसे भी करके लिख सकते हो। तो क्या 0.0000 करके डालते जाएंगे क्या? तो ज़्यादा बेटर तरीका होता है कि 8.5 इंटू 10⁻⁻, माइनस ऑफ कितना हो जाएगा किलोमीटर में? -5 हो जाएगा, -5 को डायरेक्ट। ठीक है, या फिर इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको इस तरीके से लिखो, 8.5 इंटू 10⁻⁴ नैनोमीटर। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। और 10⁻⁴ वो तो बस डेटा है कि इतना मैग्नीट्यूड में बड़ा है। ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। और चाहे तुम इसको देखो तो यहाँ पे भी क्या है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। चाहे तुम इस जगह को देखो, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। कोई सा भी जगह देखो, यूनिट कन्वर्जन करा, फिर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। सर वो मीटर वाला कैसे? इस मीटर वाले में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इन दोनों जीरो को कैसे काउंट करते हैं अभी रूल में आएगा। ठीक है, वही है रूल नंबर, कौन सा था ये? 3 था ना? 4, रूल नंबर 4।
तो रूल नंबर 4 में ये बात समझ में आ गई कि हाँ, ये जो 0 पहले लिखे गए हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो सकता है हमारा। क्यों? क्योंकि मुझे बस 0 इसलिए यहाँ पे लाना पड़ा क्योंकि डेसिमल प्लेस था। डेसिमल के बाद हमें तो 0 को डालना पड़ता है अगर तुमने यूनिट कन्वर्जन वगैरह करा है तो। नॉट सिग्निफिकेंट। तो रूल में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो भी 0 है, अगर कोई वैल्यू लेस देन 1 है तो डेसिमल प्लेसेस से जो भी लेफ्ट साइड में होंगे जीरोस उसका कोई भी मीनिंग नहीं। और दूसरे वर्ड में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इफ नंबर is less than 1 then all zeros after decimal point and to the left of the first non-zero digit are insignificant। सेंटेंस को समझो, सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, बेटर होगा कि मैं तुम्हें नीचे यहाँ पे समझा दूँ। डेसिमल पॉइंट दिया तुमने, है ना, और कोई भी वैल्यू 1 से छोटा है, मान लो l जो है वो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो 0.85 ले सकते हैं, या फिर 0.085 होगा, या फिर 0.0085 होगा। इस तरह के वैल्यूज हो सकते हैं। तो डेसिमल पॉइंट से पहले का जो 0 होगा उसका कोई भी वैल्यू नहीं है, उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। इस 0 का सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ इन 2 डिजिट्स का सिग्निफिकेंस है। और इसमें भी सिर्फ इन 2 डिजिट्स का सिग्निफिकेंस है और इसमें इन 2 डिजिट्स का सिग्निफिकेंस है। लेकिन अगर एग्जांपल ऐसा हो जाए 0.00805 तो इसमें किसका किसका सिग्निफिकेंस है? इसमें 3 का सिग्निफिकेंस है ना। तो इसमें हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर मैं वैल्यूज को कुछ इस तरीके से लिखूं, एग्जांपल से 0.008050, बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4 है ना। तो इस जगह को हमें अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके बाद जो 0 आ रहा है इसका कोई मतलब है या नहीं, या फिर यहाँ पे जो 0 आ रहा है इसका कोई मतलब है या नहीं। बराबर है क्या? तो इस डेसिमल पॉइंट के बाद 0 का क्या मतलब है नहीं है वो भी अभी हम लोग आगे जा कर के देखेंगे। ये जो 0 है इसके बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं अभी हम लोग देखेंगे। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, जैसे कि हम लोगों ने बोला कि कोई सा भी वैल्यूज 0 बेसिकली डेसिमल पॉइंट से पहले का कोई मतलब नहीं, अगर 1 से वैल्यू छोटा है तो, लेकिन 1 से बड़ा हो सकता है। तो अगर कोई भी वैल्यू 1 से बड़ा है, परफेक्ट है, और 0 लेफ्ट में तो कभी लिखेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं लिख सकते हैं 0.52, ऐसा तो कभी नहीं लिखा जाएगा। तो लिखा कैसे जा सकता है? 520 ऐसा लिखा जा सकता है। तो इस 0 का सिग्निफिकेंस है या नहीं, हमें इस चीज़ को चेक करना।
समझ में आ रहा है क्या? क्या बोलेंगे, जीरो का सिग्निफिकेंस है या नहीं? क्या लगता है? सर रहेगा। इस जीरो का सिग्निफिकेंस नहीं है अनटिल एंड अनलेस डेसिमल पॉइंट आए। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा है तो जीरो का सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन अगर तुमने डेसिमल पॉइंट दिया है तो फिर उस जीरो का सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, द टर्मिनल और द ट्रेलिंग जीरोस। समझना, द टर्मिनल टर्मिनल और ट्रेलिंग zeros in a number without a decimal point are not significant. Are not significant. और क्यों आता है ये? सिंपल सा है, यूनिट को चेंज करते हैं उसके कारण से आता है। जैसे कि मैं अगर लिखता हूँ 154, एग्जाम्पल के लिए देखो, वन कोई सा भी ले लो, 126 मैंने लिया मीटर, इसको सेंटीमीटर में कितना लिख सकते हैं, 12600 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने थे, 3। तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 3। तो इन जीरो का कोई सेंस नहीं बनता, इन जीरो का कोई मतलब नहीं। ये जीरो बस इसलिए डाला गया है क्योंकि तुम्हें यूनिट को दिखाना था, है ना। कौन सा, मीटर में है तो सेंटीमीटर में तुमने कन्वर्जन किया, इसीलिए तुम्हें दिखाना था। और जैसे एमएम में हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है, नैनोमीटर में लिख लो, एमएम में लिख लो, किसी में भी लिख लो, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमेशा ही होने चाहिए। जैसे कि 0.126 किलोमीटर लिखा हमने, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 3। इधर आ जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे कि हाँ ये जो तुमने लिखा है इसका वैल्यू है, लेकिन जो जीरो लिखा है तुमने यहाँ पे ट्रेलिंग में, या फिर जो सबसे लास्ट में जीरो लिखा है, उसका कोई सेंस नहीं बनता, उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। अब कुछ ऐसे भी हैं कि एग्जैक्टली 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, एग्जैक्टली 12 सेंटीमीटर होगा, तो मैं उसको कैसे डिनोट करूंगा, किलोमीटर में, बराबर है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम लोगों ने जो डेसिमल पॉइंट्स लिए हैं उसके बाद जीरो देना ना भूलें, डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो आना चाहिए। जैसे कि 12.00 लिखा तो इसमें हो जाएंगे 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन अगर सिर्फ तुमने 12 लिखा तो इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बराबर है क्या। जैसे मैं बताता हूँ 120 लिखा तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन अगर तुमने लिख दिया 120.00 तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो ढेर सारे एग्जाम्पल मैंने करा दिए जितने भी मैं करा सकता था। कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट होते हैं, कैसे हो सकते हैं बोलो। कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट होते हैं, जैसे कि कोई भी आदमी है, तुम पर्सन को काउंट कर रहे हो, 1 2 3 4 सभी खड़े हैं इस तरीके से, तो हेड काउंट करते हो तुम लोग, 1 2 3 4 5, तो कितना बताओगे, एन 5 बताओगे। इसका मतलब 0.0000 चलते जाएगा इन्फिनिटी तक, है ना। इसमें तो तुम 100% श्योर हो ना, 5 ही आदमी है, इसमें तो कोई एरर नहीं आ सकता है, नो एरर, इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा। इसीलिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ
significant figures will be infinite. जैसे एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स काउंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ फ्रूट्स काउंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ टैबलेट, मोबाइल, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है मुझे नंबर में, तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स तो इनफाइनाइट ही होने वाले। बराबर है क्या? चलो अब कुछ क्वेश्चंस करो और क्वेश्चन करके बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मान लो कि 6.020 इंटू 10⁻23 दिया गया है। बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। कितने सिग्निफिकेंट फिगर चार हैं? सौ 4। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो कि तुम्हारे पास गिवन है 3500.0। बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 5 5 सिग्निफिकेंट। मान लो क्वेश्चन दिया गया तुम्हें कि 0.402। बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 3 कितने? 3 है। 3 क्वेश्चन दिया गया 0.0206002। बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। 6 6 इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे वो 5 होगा। क्यों? डेसिमल पॉइंट से 0 का कोई मतलब नहीं है, बताया था, अच्छा है ना। तो ये अब जैसे तुम्हें कन्वर्जन करने के लिए दिया जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर को कन्वर्ट करो, जो भी चीज़ गिवन होगा, कोई सा भी गिवन हो सकता है, उसको कन्वर्ट करो, वो कर सकते हैं हम लोग। केजी को मीटर, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा सकता है। तो बस सिग्निफिकेंट फिगर का कंजर्वेशन करना है, इस बात का ध्यान रखना है। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? हाँ सर। हाँ, ये बेसिक सा चीज़ है। चलो अब आगे चलते हैं। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स मैंने हम लोगों ने देख लिया। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा था, जब हम लोग स्केल्स वगैरह से मेजर कर रहे थे तो दो डिफरेंट अगर स्केल यूज कर लिया तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स अलग अलग हो जाएंगे। और हम लोगों ने कुछ रूल्स में देखा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे कंजर्व होने चाहिए। लेकिन जब हम लोग एडिशन करते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स को मल्टीप्लाई या फिर ऐड करते हैं, है ना। जब हम लोग किसी भी दो फिगर को मल्टीप्लाई या ऐड कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग तरह के सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं। और जब दो सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐड होंगे तो वो किस तरीके का वैल्यू देगा, उसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्या उसमें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर का कंजर्वेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं हम लोग, सिग्निफिकेंट फिगर के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो मैंने थोड़ा सा एग्जांपल तो पहले ही दे दिया कि जैसे कि मान लो एक लेंथ है L1 इज इक्वल्स टू 2.345 और L2 जो लेंथ गिवन है डेट इज 2.4 और मुझे इसको ऐड करना है। तो ऐड कैसे करते हैं, ध्यान रहे कि दोनों का यूनिट सेम है, दोनों mm में है या दोनों सेंटीमीटर जिसमें भी। तो ऐड करने का जनरल तरीका क्या होता है, 2.345 लिख दिया और इस जगह पे लिख दिया 2.4 और दोनों को ऐड कर दिया। तो मुझे
क्या ये वैल्यू पता है क्या नहीं पता है, ये वैल्यू पता है क्या नहीं पता है। तो 5 में से एनीथिंग अगर हम लोग ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है, एनीथिंग। और 4 में अगर मैं एनीथिंग ऐड करूंगा तो क्या मिल सकता है, एनीथिंग। और इस जगह पे तो मुझे पता है क्या मिलेगा, 7, और ये मिलेगा 4। तो इधर से आंसर कितना आ जाएगा, 4.7। तो क्या बोला गया कि हमें करेक्ट आंसर निकालना है, तो जनरली क्या करो तुम, इन दोनों को नॉर्मल वे में ऐड जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से ऐड कर लो। रूल ऐसा है कि ऐड इन ए नॉर्मल वे, पहला स्टेप ये है, ऐड इन ए नॉर्मल वे। दूसरा, कन्वर्ट इट टू द लोएस्ट वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब जैसा कि मुझे पता है कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। 4 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जो मेरा फाइनल आंसर आना चाहिए उसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, बराबर। तो एक जनरल वे में इसको ऐड कर लो, 3 4 5 है, और 2.4 डबल जीरो लेकर के इसको ऐड कर लो जनरल में। ये हो जाएगा 4 5, और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 4। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कन्वर्ट किस में करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4.7। ठीक है क्या। हाँ अब जैसे सब्ट्रैक्ट भी करना है तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी हम लोग यही काम यूज करेंगे, जिसमें कि कोई भी दो वैल्यूज को लेंगे और उसको नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि मान लो L इज इक्वल्स टू L1 माइनस ऑफ L2 करना है मुझे। ठीक है, दो डेटा गिवन है हमारे पास, एक 3.24 ले लेता हूँ मैं L1 से, 3.24 एंड L2 इज इक्वल्स टू 2.3 ले लेता हूँ, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है मुझे। L इज इक्वल्स टू L1 माइनस ऑफ L2 करना है। क्या लिखना पड़ेगा, 3.24 माइनस ऑफ 2.3, और इसको नॉर्मल वे में सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ मैं, 3.24 और ये 2.3। तो नॉर्मल वे में सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ जाएगा ये, 0.94, है ना। हाँ और सर। इसको फिर हम लोग क्या कर लेंगे, वापस से सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कर लेंगे, जितना होना चाहिए हमारा। तो ये चीज हो गया, इसमें कितने, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन क्या इसके लिए हम लोग श्योर हैं क्या, वैल्यूज वगैरह नहीं। ये जो जीरो दिया है ये तो हमने खुद से दिया है ना, नॉट सिग्निफिकेंट। हम्म ये कितना हो जाएगा, 0.9। अब देखो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर आते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दोनों का सेम पैटर्न रहेगा, मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीजन हो। मान लो कि मेरे पास एक वैल्यू है, L1 इज इक्वल्स टू 2.1 एंड L2 इज इक्वल्स टू 1.12 या फिर 1.21, है ना। और मैं इसमें L का वैल्यू इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ, L इज इक्वल्स टू L1 इंटू L2। तो हम लोग मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, 2.1 लिखते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर नीचे 1.21 लिखते हैं। ऐसा लिखते हैं, और इसको फिर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो डेटा के बारे में तुम देखो कि कौन सा डेटा हमारा अननोन है। क्या इस डेटा के बारे में कोई कमेंट कर सकते हैं क्या, हम लोग कहाँ तक कमेंट कर सकते हैं, 2.1 तक।
लेकिन 2.1 के बाद कमेंट नहीं कर सकते हैं, इस जगह तक हम लोग कमेंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब हम लोग इसको लिखेंगे तो 2.1 क्वेश्चन मार्क और इधर लिखा 1.21 क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से लिखेंगे। और फिर अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन मार्क मतलब कि हमें नहीं पता है कि क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 2 3 4 आ जाएगा। फिर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ये 1 और ये 2। इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क और ये क्वेश्चन मार्क, फिर आएगा 2 और ये आ जाएगा 4। और फिर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, इधर लिखो क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क और फिर 2। नहीं गलत हो, 1 2 3 4 होना चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क आए और 1 एंड 2, 1 एंड 2। और 2 हो जाएगा। हाँ तो अब सभी को ऐड कर लो, कितना आ जा रहा है, सारे टर्म तो क्वेश्चन मार्क में ही आ रहे हैं, ये बस ऐसा लिखा होगा और बाकी क्वेश्चन मार्क। अब डेसिमल पॉइंट देख लो, 1 2 3 4 5 6 6 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 2.5। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2.5 आएगा। तो ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन मार्क दे करके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज क्या होगा कि तुम अगर इसको नहीं दोगे और फिर जब मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आंसर गलत आएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स तुमने गलत तरीके से शो किया और उसका मल्टीप्लिकेशन गलत तरीके से आंसर आएगा देगा। तो क्वेश्चन में कभी कभी इस तरीके से आ जाते हैं कि 2.1 और 1.21 को मल्टीप्लाई करो, हम लोग क्या कर लेते हैं, जनरल वे में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये क्वेश्चन मार्क को नहीं लगाते। तो जनरल वे में अगर मल्टीप्लाई किया होता तो कितना आता, 2.1 और 1.21, कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 21 और फिर इस तरीके से, इस तरीके से लिखा होता है 1 2 3, आंसर हमारा ये निकल करके आता। और इसमें हम लोग 4 एंड 1 को भी काउंट कर लिए होते, लेकिन क्या 4 एंड 1 पे मैं रिलाई कर सकता हूँ क्या, नहीं। यहाँ पे इन दोनों के बारे में क्या आया, अनसर्टेनिटी, मतलब कि हम लोग श्योरली कंफर्म होकर के नहीं बोल सकते हैं कि हाँ ये एक्यूरेट है या सिग्निफिकेंट है। ठीक है, डिफरेंस नजर आ रहा है ना। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स थे 2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे, 3 हम्म। 3 तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर वगैरह कितना हो सकता है, तो ये किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम लोगों ने वो कर दिया। अब लास्ट में आता है राउंड ऑफ करने का, कि अगर नॉर्मल वे में मल्टीप्लाई किया तो ये 4 को मुझे क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ का रूल क्या होता है वो देख लेते हैं। रूल्स और राउंडिंग, तो देखो कोई भी वैल्यूज को मुझे राउंड ऑफ करना होता है तो वो किस तरीके से करते हैं हम लोग, उसके नेक्स्ट वाले डिजिट्स को हम लोग देखते हैं और फिर उसके ऊपर कमेंट करते हैं कि हाँ उसको 1+1 करके लिखना चाहिए या फिर उसी तरीके से लिख देना चाहिए, ऐड करना चाहिए या फिर सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, हम लोग बोलते हैं ना। तो कैसे डिसाइड करेंगे, हाँ जैसे कि मैं अगर बोलूँ
जो छोटे छोटे चीज़ जो होते हैं वो तो काफ़ी आसान होते हैं। मान लो कि मेरा आंसर आया एग्जाम्पल के लिए 42.815 और मुझे इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है, बराबर है क्या? तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जनरली चीज़ कि ये दोनों जो डेटा देखेंगे क्या वो 5 से छोटा है? बिल्कुल हाँ, तो उसको ड्रॉप कर दो। तो पहला चीज़ रूल आ जाएगा, इफ लास्ट डिजिट is less than 5 then drop it। तो मेरा आंसर आ जाएगा 42.8, सिंपल सा। और क्या हो सकता है, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। जैसे मान लो कि तुमसे बोला गया 38.153 और तुम्हें इसमें 4 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करना है। तो 4 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करना है, तो जो राउंड ऑफ होना है इसको राउंड ऑफ करना है मुझे। तो 3 क्या है, 5 से छोटा है, इसको ड्रॉप कर दो। आंसर आ जाएगा 38.15। बात समझ में आया क्या? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये रूल है। बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं? दूसरा रूल, अब इसमें दूसरा रूल ये है कि अगर हमारा जो लास्ट डिजिट है वो 5 से बड़ा है, सो इफ लास्ट डिजिट is greater than 5, ठीक है, then add जनरली ऐड कितना 1 करते हैं, कितना ऐड करना है, कौन से डिजिट के बारे में बात कर रहा है, ये ऑब्वियस सा चीज़ है, उसको मैं बता नहीं रहा हूँ। जैसे कि मान लो अगर तुम्हारे पास गिवन है 38.156 गिवन है और मुझे इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या ये 6 को देखेंगे, सबसे लास्ट डिजिट को, क्या 6 5 से बड़ा है? बिल्कुल हाँ, तो इसको ऐड कर लेंगे। इससे पहले वाले डिजिट को एक बड़ा करके लिखते हैं, 38.15 की जगह पे हो जाएगा 6। आता होगा ये तो, हाँ है ना? ये सब चीज़ तो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा किया जाता है। जैसे 40.1216 और 7 गिवन है और मुझे बोला गया 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको कन्वर्ट करो, 5 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करो। तो लास्ट कौन सा डिजिट बनेगा? 7 नहीं, 6 बनेगा। 6 को देखना, क्या 6 5 से बड़ा है? बिल्कुल हाँ, तो उसको ऐड कर लेंगे 40.122, ये आ जाएगा आंसर। अब लास्ट वाला आता है जिसमें मोस्टली कंफ्यूजन होता है कि अगर लास्ट का डिजिट ही 5 हो तो इसमें लास्ट है रूल, इफ लास्ट डिजिट इज 5, तो अगर लास्ट डिजिट 5 है तो उससे पहले वाले डिजिट को तुम्हें क्या करना है, इवन बनाना है ना। मेक प्रीवियस डिजिट इवन, और इसमें भी मेक प्रीवियस डिजिट इवन। तो दो तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं, जैसे कि 5.245 दिया गया और मुझे यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, तो मेरा लास्ट डिजिट 5 है लेकिन उससे पहले वाला डिजिट क्या है, 4 है। तो 4 ऑलरेडी इवन है तो मैं उसको राउंड ऑफ करके नहीं लिखूंगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। मेरी बात समझ में आएगा? जैसे कि अगर
265 होता और मुझे इतने में राउंड ऑफ करना है, अगर इसमें मुझे राउंड ऑफ करना है तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? 5.26। दूसरे हाँ, अब अगर मेरे पास वैल्यू गिवन है कुछ ऐसा 5.275, तो इसमें 5 को राउंड ऑफ करना है तुम्हें और इस वैल्यू को देखकर, तो 7 को बनाना है इवन, तो इवन बनाने के लिए मुझे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट मत कर लेना कि 6 भी तो इवन है 8 भी तो इवन है, लेकिन हम लोग +1 करके बढ़ा करके लिखेंगे। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? एक और एग्जांपल ले लो, 5.235 दिया गया और मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, तो 5 को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5.24। बोलो, समझ में आया? यस हाँ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से करना है, जैसे एक एग्जांपल करते हैं। हाँ, बोला गया एक ओम्स एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें कि रीडिंग दिया गया, रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है और उसके लिए वोल्टमीटर में जो रीडिंग आया वो ये है 2.5 वोल्ट, और जो अमीटर में रीडिंग आया है वो ये आया है, दैट इज 0.20 एम्पियर। तो बताना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, फाइंड रेजिस्टेंस। तो मेंस में डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन ही आ जाएगा, तुम्हें लगेगा सिंपल क्वेश्चन है, इसको डालो, पुट करो, काम फिनिश, लेकिन तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर का इसमें ध्यान रखना है। और ऑप्शन में भी ढेर सारे ऑप्शन देंगे, जो भी आंसर आ रहा होगा इसका, उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 0 लगा देंगे, फिर नहीं लगाएंगे, 2 0 ज़्यादा लगा देंगे, कम लगा देंगे, अलग अलग तरह के आंसर देंगे। चलो पहले इसको करो फिर बताता हूँ मैं। तो इसमें सबसे पहले करने के लिए मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या होता है? V इज इक्वल्स टू आई आर, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा V बाय आई, और जब इसको वैल्यू पुट करेंगे तो ये जाएगा 12.5 और ये हो जाएगा 0.20। इसको नॉर्मल वे में जस्ट इसको डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद आंसर निकालो, कितना आ जाएगा? 62.5 ओम आ जाएगा। तो मेरे पास जो V था वो कितना था? 12.5। इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और ये जो मेरे पास वैल्यू था करंट का 0.20 था, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। और ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इनको अगर मैंने डिवाइड करा तो मेरे पास जो आंसर आया उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो मुझे इसको राउंड ऑफ करके 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राउंड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस 5 को मुझे हटाना है, तो 5 को हटाने के लिए मैं उसके पहले वाले डिजिट को देखूंगा, है ना, ये वाला तरीका लगेगा, ये जो बताया मैंने। प्रीवियस डिजिट को क्या बनाना है? इवन। ऑलरेडी इवन है तो छोड़ दो, और इवन नहीं है, ऑड है तो उसको इवन बना दो, या तो ऑलरेडी इवन है, तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 62। ठीक है क्या? सर इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में क्यों कन्वर्ट किया, मतलब? लीस्ट करना है ना हमें, ऊपर ही तो बताया था मैंने, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। हाँ यस सर, हाँ सर, हाँ। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डेट इज परमिसिबल एरर। क्या परमिसिबल एरर हो सकता है? परमिसिबल एरर, तो जैसे कि कोई भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, और इंस्ट्रूमेंट में जब हम लोग यूज़ करते हैं किसी स्केल को मेज़र करने के लिए, तो उस स्केल से मेज़र किया हुआ चीज़ें, जैसे रॉड का लेंथ हम लोगों ने लिया या फिर स्ट्रिंग का लेंथ लिया, किसी का भी लेंथ लिया, उसमें एरर आ जाते हैं।
है ना। वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट के कारण से एरर्स occurring due to instrument। लिमिटेशन, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट तक मेजर कर सकता है, तो ये हमारी लिमिटेशन है कि हम लोग तक ही उसको लिख सकते हैं, इसके आगे में उसमें एरर हो सकता है। ठीक है, जैसे लेंथ लिखा 34 या फिर 35, कुछ भी लेंथ लिखा तो हमने 32 इसका मतलब ये है कि 32 तक तुम श्योर हो, उसके बाद का तुम श्योर नहीं, पॉइंट में डेसिमल में कितने आएंगे उसके बारे में श्योर नहीं है। तो यहाँ पे एक लिमिटेशन आ जाता है, तो ये से बोला जाता है परमिशेबल एरर। इतना एरर ठीक है, कोई बात नहीं। तो कौन सा स्केल यूज किया मैंने इसको मेजर करने के लिए, स्केल यूज किया। और स्केल का परमिसेबल एरर कितना है, लीस्ट काउंट जितना है, तो उसका लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट है 1 0 1 तो इसका वैल्यू जो लिखना चाहिए वो मुझे कैसे लिखना चाहिए, 32 प्लस माइनस ऑफ 1 है ना। हमारा जो रीडिंग होगा वो इस तरीके से लिखा होना चाहिए। तो किसी भी चीज को, जैसे कोई भी लेंथ है तो हम लोग उसको इस तरीके से लिखेंगे, एल नॉट प्लस माइनस ऑफ डेल्टा एल, where delta L is the permissible error, या फिर डेल्टा L is the significant figure, या फिर डेल्टा L जो कि मिनिमम हम लोग लेंथ मेजर कर सकते हैं उस स्केल को यूज करके, वो हो गया डेल्टा L। और एल नोट जो हम लोगों ने स्केल को यूज करके मेजर किया। मेरी बात समझ में आ गया। तो लिस्ट काउंट है ना। हाँ, लिस्ट काउंट सिंपल सा चीज है, डेल्टा एल को लिस्ट काउंट से समझ करके रखना है ना। तो अब मैं इस तरह के मेजरमेंट को ऐड करना चाहता हूँ जिसमें कि पहले से एरर है, और उस एरर को मैं एरर के साथ ऐड करूंगा तो एरर बढ़ जाएगा। कम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। अगर तुमने दो एरर को सब्ट्रैक्ट किया तो एरर एरर कैंसिल आउट हो सकता है क्या, ये सब चीज हमें समझना है, समझते हैं। ठीक है, केस 1 की अगर दो क्वांटिटी को हम लोग ऐड कर रहे हैं, एरर इन एडिशन, तो अभी ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, क्वेश्चन इस पे आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो किसी भी दो क्वांटिटी का एडिशन, जैसे कि मान लो x है मेरे पास, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा एक्स, और एक मेरे पास है y, और इसको कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस ऑफ डेल्टा y। ये लेंथ L1 है और ये लेंथ L2 है, और मुझे z चाहिए, डेट इज बेसिकली द एडिशन ऑफ L1 प्लस ऑफ L2। ये कितना फाइंड आउट करना है, तो मुझे जो भी z मिलेगा उसमें एरर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, ये क्या होगा, एल नॉट होगा प्लस माइनस डेल्टा एल के फॉर्म में होगा। तो मुझे एल नॉट निकालना है कितना होगा और डेल्टा एल कितना होगा ये निकालना है। तो जब हम लोग ऐड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, सिंपल सा अभी तरीका है लिखने का, वो तुम्हें दिख के समझ में आ जाएगा। L1 प्लस ऑफ L2 है, तो L1 का वैल्यू पुट कर लिया x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, और प्लस L2 विच इज y प्लस माइनस ऑफ डेल्टा y। तो ये हो जाएगा x प्लस ऑफ y, और ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ऑफ डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा y, है ना। तो ये जो वैल्यू हाँ। है, दिस इज एल नॉट एंड दिस इज डेल्टा एल, बराबर। तो मेरा z किस तरीके से लिखा आएगा, z विल बी इक्वल्स टू एल नॉट प्लस ऑफ डेल्टा एल, जिसमें कि l हमारा वो है और ये चीज है। समझ में आया या नहीं। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एरर इन z, एरर इन z वाइल वी आर कैलकुलेटिंग। और जब हम लोग ऐड कर रहे थे L1 प्लस ऑफ L2 को, तो उस समय z में एरर आ गया, और z में एरर कितना आया, डेल्टा एल के बराबर, विच इज डेल्टा एक्स प्लस ऑफ डेल्टा वाई। तो क्या L1 में एरर था, हाँ था। L2 में एरर था, हाँ था।
क्या जेड में एरर है? हाँ है। किसमें सबसे ज्यादा एरर हो गया? जेड में एरर हो गया। जेड। इसमें एक्स का L1 का भी एरर आया, L2 का भी एरर आया और दोनों ऐड हो गया। ये तो एक तरीका था निकालने का। इसका दूसरा तरीका जो हम लोग यूज करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है और उसी को हम लोग यूज करेंगे, सेकेंड मेथड। क्योंकि z इज इक्वल्स टू क्या है? L1 प्लस ऑफ L2 है। इसको हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? dz, ये मिलेगा dl1 और ये मिलेगा dl2। dz dl1 dl2 क्या होता है? दैट इज डेल्टा जेड। अगर क्वांटिटी काफ़ी स्मॉल नहीं है तो मैं इसको डेल्टा जेड के फॉर्म में लिख सकता हूँ। और ये डेल्टा जेड क्या बात बता रहा है? डेल्टा जेड बता रहा है एरर इन जेड। और डेल्टा L1 क्या बता रहा है? एरर इन L1। और डेल्टा L1 क्या बता रहा है? सॉरी डेल्टा L2 है, ये बता रहा है एरर इन L2। तो बेसिकली डेल्टा जेड कितना हो जाएगा? डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 विच विल बी डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा। बोलो समझ में आया क्या? ये बेसिक सा चीज था। तो ये डिफरेंशिएशन से हम लोग सारा काम करने की कोशिश करेंगे। अब सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। अगर हम लोग किसी भी दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? केस 1 था ये, केस 2। तो सब्ट्रैक्शन में क्या करना पड़ेगा? बोलो। लेंथ L1 तुम्हें दे रखा है, दैट इज x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। और लेंथ L2 दे रखा है y प्लस माइनस ऑफ डेल्टा वाई। और तुम्हें z निकालना है, दैट इज L2 माइनस ऑफ L1, है ना? तो हम लोग सेकेंड मेथड यूज करेंगे डायरेक्टली। फर्स्ट मेथड से तो हमें आता ही है। dz इज इक्वल टू dl2 माइनस ऑफ dl1। ये हो जाएगा डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा L2 माइनस ऑफ डेल्टा L1। L2 में एरर कितना है? ये L1 को है ना इस तरीके से लिखा जाता है, L1 प्लस ऑफ डेल्टा L1। और ये बेसिकली ऐसा है L2 प्लस ऑफ डेल्टा L2। और Z को Z प्लस ऑफ प्लस माइनस हुआ है डेल्टा Z लिखा जाता है इस तरीके से। तो बोलने का मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा तुम्हें कि Z क्या है? हमारा वैल्यू है, मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंट फिगर के साथ। डेल्टा Z क्या है? उसमें एरर। तो डेल्टा L2 में एरर कितना है? डेल्टा एक्स है। और ये हो जाएगा सॉरी डेल्टा वाई, ये हो जाएगा डेल्टा वाई। और ये हो जाएगा डेल्टा एक्स और ये हो जाएगा डेल्टा जी। सो दिस विल बी द एरर। लेकिन यहाँ पे जब भी एरर को हम लोग लिखते हैं तो ऑलवेज उसको ऐड करते हैं, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करते। मेरी बात समझना है। यहाँ पे तुमने क्या कर दिया? एरर को मिनिमाइज कर दिया। देखो क्वेश्चन में समझाता हूँ, ऐसा समझाओ। एक चीज पहले तो ध्यान में डाल लो, कभी भी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो एरर को, लेकिन हमेशा ऐड करेंगे। वी हैव ऑलवेज ऐड एरर। नोट में डाल करके मैंने लिख दिया, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दे करके समझो मैं क्या समझा रहा हूँ। मान लो कि ये रॉड है और इस रॉड का जो लेंथ है तुमने मेजर करा 4.3। तो इसमें एरर हो सकता है, या तो ये 4.2 हो सकता है या फिर 4.4 हो सकता है, क्योंकि तुमने इसको इस तरीके से लिखा है। और एक और रॉड जो है तुमने मेजर किया जिसका लेंथ 2.3 है, तो या तो ये 2.4 कर लो
2.3 हो सकता है, या फिर ये 2 पॉइंट कितना हो सकता है, 5 हो सकता है ना, 5। या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ये पता है हमें। तो मान लो कि ये लेंथ L1 है और ये लेंथ L2 है, और मैं अब इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, L1 माइनस ऑफ L2 करना चाहता हूँ। तो एक जनरल सब्ट्रैक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन तुम सोचो अगर तुमने रीडिंग लिया ये वाला और तुमने रीडिंग लिया है ये वाला, तो आंसर कितना आ जाएगा। कुछ अच्छा वैल्यू ले लेते हैं ना, सब्ट्रैक्शन करने में भी आसान हो मेरे को। एक बार में हम लोग लिख लेंगे, क्या वैल्यू ले लें, 7 ले लें, तो ये कितना आ जाएगा, 6 या फिर 8। सही है क्या। चलो तो अब L1 माइनस ऑफ L2 का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। पहला पॉसिबिलिटी ये है कि तुम इन दोनों को माइनस कर लो, माइनस करने पे कितना आ जाएगा बोलो जल्दी से, 2.3 2.3। हो सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि तुम इसको उठा लो और इसको उठा लो, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 2.1। 2.1। और क्या पॉसिबिलिटी है, एक और पॉसिबिलिटी बनता है कि तुम इस वैल्यू को उठा लो और इस वैल्यू को उठा लो, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 2.5। 2.5। अब एक और पॉसिबिलिटी बन रहा है कि तुम इस वैल्यू को उठाओ और इस वैल्यू को उठा लो, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2.3। 2.3। तो देखो तुम्हारा जो सबसे कम वैल्यू है वो कौन सा है, ये। सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सा है, 2.5। तो तुम्हारा जो एरर है, मतलब जो तुमने डिफरेंस लिया, ये जो है वो 2.1 से लेकर के 2.5 तक वेरी कर सकता है ना। तो एरर तुमने कितना, तो ये तुम्हारा रेंज हुआ। जब मैंने बताया था 0.1 है सिग्निफिकेंट फिगर, तो रेंज कितना आ गया था, 0.2 का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। और यहाँ पे कितना का डिफरेंस है बोलो जरा सा, 0.4। 0.4 का डिफरेंस है। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा उसमें एरर कितना है, प्लस माइनस ऑफ 0.2। ठीक है। तो अगर तुमने ये जो जेड लिखा था, जेड की बात करो, तो जेड कैसे लिखा जाएगा, जेड प्लस माइनस ऑफ डेल्टा जेड, है ना। तो प्लस माइनस डेल्टा जेड, सिंपल जेड का वैल्यू कितना आएगा, 4.7 माइनस ऑफ 2.4। ये सिंपल सा सब्ट्रैक्शन कर लो, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, सिंपल सब्ट्रैक्शन। कितना सब्ट्रैक्शन होने के बाद आया आंसर, बोलो, 2.3। 2.3। ये 2.3 लिखा, और प्लस माइनस, जो प्लस माइनस लिखेंगे तो इन दोनों एरर को हम लोग ऑलवेज ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 0.2। तो देखो इधर से मैं बता सकता हूँ कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2.5, और मिनिमम कितना हो सकता है, 2.1। क्या इस जगह से मैच कर रहा है क्या, ये चीज कहने का मतलब हुआ। तो हम लोग एरर को क्या करेंगे, ऑलवेज ऐड करेंगे, ये दोनों एरर ऑलवेज ऐड होगा, चाहे बीच में कोई भी साइन हो, यहाँ पे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मल्टीप्लिकेशन हो डिवीजन हो, कुछ भी साइन हो, एरर हमेशा ऐड होता है। बात समझ में आई। तो इस चीज को ध्यान हाँ में सर। रखना है, स्टूडेंट को यही नहीं समझ में आता है, बार बार बोलता है कि सर बीच में माइनस है आप प्लस क्यों कर रहे हैं। तो जब एरर की बारी आई यहाँ पे, तो हमें करना पड़ा ऐड। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन जैसे हमने बोला कि अब एरर निकालना है मुझे, तो मैं फट से ऐड कर लूँगा। अब चलो मल्टीप्लिकेशन वाले के लिए देखते हैं।
मल्टीप्लिकेशन अगर कोई भी दो डिजिट्स का हो तो कैसे लिखेंगे? केस थर्ड मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि मान लो x इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x है और दूसरा वैल्यू है y प्लस माइनस ऑफ डेल्टा y, ठीक है, और मुझे z निकालना है डेट इज x इंटू वाई। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का ही हेल्प लेंगे और इसी तरीके से हमें करना है। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें लॉग लेना है दोनों साइड, तो ln z आ जाएगा ln x प्लस ऑफ ln y। बोलो इसमें किसी को डाउट समझ में आया है नहीं? फिर क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डी जेड बाई जेड डी एक्स बाई एक्स एंड डेल वाई बाई वाई। सही है। हाँ सर। और अब मैं डी जेड को क्या पुट करूंगा, डेल्टा जेड इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस ऑफ डेल्टा वाई बाई वाई। सो एरर का कितना वैल्यू है, डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू जेड इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स डेल्टा वाई बाई वाई। सो दिस इज द एरर इन जेड, एरर इन जेड, और हमारा आंसर आएगा जेड प्लस माइनस ऑफ डेल्टा जेड। एक एग्जांपल लेते हैं तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझना मुश्किल है। कोई भी दो वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करना है, सिंपल सा ले लेते हैं, 2 प्लस माइनस 0.1 एंड 3 प्लस माइनस ऑफ 0.1 ले लेते हैं, 3 नहीं लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 4 प्लस माइनस 0.1 बराबर है। तो इन दोनों वैल्यू को मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जेड इज इक्वल्स टू, ये x है और ये y है। क्वेश्चन पूछा गया फाइंड जेड, तो सिंपल सा क्या करना है, डिफरेंशिएट, पहले लॉग लेकर के डिफरेंशिएट, मल्टीप्लिकेशन है तो जेड इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई, लॉग ले लो दोनों साइड और फिर इसको लिख दो डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई। जेड का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, जेड क्या है, एक्स इंटू वाई, तो नॉर्मल वैल्यू जो भी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड निकलेगा, विच इज 4 इंटू 2 8, ठीक है। तो डेल्टा जेड बाई लिखेंगे 8 इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स कितना है 0.1, एक्स कितना है 2, डेल्टा वाई कितना है 4, वाई कितना है 0.1 डिवाइडेड बाय 4। कितना आंसर आया, ये कितना हो जाएगा 0. बोलो 0.5 और ये हो जाएगा 0.025 0.25 और 8 से फिर मल्टीप्लाई करना है, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा डेल्टा जेड का, जीरो पॉइंट 6। समझ में आया क्या? तो अब मेरा आंसर कैसे लिखा जाएगा, जेड प्लस माइनस ऑफ डेल्टा जेड, जेड तुमने निकाल लिया है विच इज 8 और डेल्टा जेड कितना है 0.6। ठीक है, ध्यान दे करके करो, अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट डिवीजन का देख लेते हैं। डिवीजन, जैसा हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल देखा वैसा ही एग्जैक्टली सेम डिवीजन के लिए होगा। जैसे कि कोई भी दो वैल्यूज गिवन है, तो मैं x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा एक्स और y प्लस माइनस ऑफ डेल्टा वाई गिवन है, और तुम्हें z निकालने के लिए बोला गया है फाइंड y बाय x। तो कैसे z
फाइनल आंसर निकलेगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, जेड फाइंड आउट करना है कितना होगा, और डेल्टा जेड फाइंड आउट करना है कितना होगा, तभी तो मैं जेड प्लस माइनस ऑफ डेल्टा जेड लिख सकता हूँ। बिल्कुल। तो एक जनरल कैलकुलेशन के लिए हमारा अलग होगा और एरर निकालने वाला कैलकुलेशन काम अलग होगा। तो ये जनरल कैलकुलेशन का आंसर है। अब एरर का, तो एरर के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग लेंगे, एल एन जेड इज इक्वल टू एल एन वाई माइनस ऑफ एल एन एक्स, और फिर इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, तो आ जाएगा डी जेड बाय जेड इज इक्वल टू डी वाई बाय वाई माइनस ऑफ डी एक्स बाय एक्स। डिफ्रेंशिएट कर दिया, अब इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर लो, डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय वाई, और जब मैं एरर की बात करूंगा तो माइनस ना करके हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, इस जगह पे एरर विल ऑलवेज ऐड। तो जेड का वैल्यू कितना होगा वो सब हम लोग पुट कर सकते हैं, तो फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ से। एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन दिया गया, तुम्हें जेड निकालना है वाई बाय एक्स, और y का वैल्यू गिवन है, इट इज 4 प्लस माइनस 0.1 एंड x गिवन है 2 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसको मैं शॉर्ट ट्रिक में समझाता हूँ। z इज इक्वल टू, इस तरीके से हर एक इक्वेशन को ऐसा इस फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, और जो भी कोफिशिएंट है वो सामने आ जाएगा। y के पावर में कितना है, 1 है, तो 1 सामने आ जाएगा, और डेल्टा वाई बाय वाई आएगा, और x के पावर में कितना है, -1, तो -1 सामने आएगा, और डेल्टा x बाय एक्स आएगा। तो बीच में तो आ रहा है माइनस, लेकिन हमें क्या लिखना है, प्लस, डेल्टा वाई बाय वाई प्लस डेल्टा एक्स बाय एक्स डेल्टा जेड बाय जेड। तो पहले जेड का वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं नॉर्मल वे में, वाई बाय एक्स होता है, वाई का वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय 2 डेट इज 2, इधर से आ गया डेल्टा जेड डिवाइडेड बाय 2, डेल्टा वाई का वैल्यू कितना था, 0.1 डिवाइड बाय 4 एंड 0.1 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल आउट कर लो, डेल्टा जेड कितना आ गया, डेल्टा जेड इज इक्वल टू 0.05 प्लस ऑफ 0.1, आंसर आ जाएगा 0.15। बोलो समझ में आया क्या? हाँ सर। तो ऑफ कोर्स एरर जो है वो तुम्हारा डिवीजन के केस में मिनिमाइज हो जाता है थोड़ा, और जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं उस केस में थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पे 0.6 आया और इस जगह पे कितना है, 0.15। हमारा आंसर हो जाएगा, पर कितना आया था डिवीजन करने के बाद, 2 प्लस माइनस ऑफ 0.1। ठीक है, अब जैसे कोई कोई फॉर्मूलेज वगैरह हम लोग को गिवन है, तो उसमें भी तो एरर्स वगैरह आते हैं। एरर कैलकुलेशन फ्रॉम फॉर्मूला, तो फॉर्मूले से किस तरीके से एरर कैलकुलेशन किया जाएगा। लेट से हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है, डेट कोई सा भी टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर ऑफ एल बाई जी होता है ना। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला इस तरीके से लिखा जाएगा, जी रेस टू पावर -1/2। तो अब इसको एरर में कन्वर्ट करेंगे, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल्स टू 2 पाई हमारा कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन के बाद ये 0 हो जाएगा, 1/2 सामने आएगा, और ये डेल्टा एल बाई एल माइनस ऑफ 1/2 डेल्टा जी बाय जी। अब जी हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें कोई तरह का एरर हो नहीं सकता है, तो ये टर्म एज इट इज इस तरीके से 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी एरर नहीं दिया गया।
क्वेश्चन में भी हो सकता है मेंशन ना करें। तो इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह हम लोग एक बार नेक्स्ट क्लास में करेंगे और फॉर्मूलेस वगैरह को देखेंगे, तब जा करके समझ में आएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। एक और चीज़ बाकी है इसमें, जो ह्यूमन एरर वगैरह होता है किस तरीके से उसको मिनिमाइज करते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।